चैप्टर 4 देख रहे हैं, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये जो ब्रांचेस हैं, ये हमें बहुत पहले से पता है, करीबन 2000 साल पहले से। डैनिश फिजिसिस्ट साहब थे ऑयस्टेड ऑब्जर्वेशन, इन साहब का, और जो कंट्रीब्यूशन था रोलैंड साहब का, फैराडे साहब का, मैक्सवेल साहब है, लॉरेंट साहब है। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कंबाइंड एक व्यू दिया, जो पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंडिपेंडेंटली डेवलप हुए थे। तो नए कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए जब ये लॉज निकले, आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुई इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पे, और इनको मैथमेटिकली प्रेजेंट किया गया, और तब इनका यूनिफिकेशन हो पाया। तब हम समझ पाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे आई। उसी कारण से आज प्रोपोगेशन पॉसिबल है। हम देखिए, मोबाइल आपके हाथ में है, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशनाइज हुआ, और जो ब्रांच है फिजिक्स की, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को एक साथ समझते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। तो इस डिस्कशन में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बात की थी, कोई भी चार्ज हो उसके आसपास कोई ना कोई फील्ड होती है, वो क्रिएट करता है। ऐसे कोई मैग्नेट है, वो अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी कैसे, करंट पास होने से आएगी या कैसे आएगी, वो हम देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है इलेक्ट्रिक करंट के बहने से, जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक चार्ज पे जब वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, या जो फोर्स किसी कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा है उसमें फोर्स, जब मैग्नेटिक फील्ड हो तब क्या होगा। ऐसे हम साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे, ऐसे हम गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे। ये अलग अलग डिवाइसेस हैं जो इस बेसिस पे काम करते हैं। ऑर्स्टेड साहब का ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से था कि कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे जिससे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आए, लोगों के नजर में आए, लोगों ने इस पे ध्यान दिया। इसमें क्या हुआ कि डैनिश साहब थे, फिजिसिस्ट थे ऑर्स्टेड, इनके ऑब्जर्वेशन है 1819 एडी में। इनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। उनका एक बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन था, जैसे एक साहब ने देखा था कि जो सेब है वो नीचे गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। कितना छोटी सी चीज थी वो, लेकिन उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया ग्रेविटी को। आज हम हर चीज उसके नजरिए से देखते हैं। इसी तरह इन्होंने एक बहुत छोटा ऑब्जर्वेशन देखा। इन्होंने क्या किया कि एक कंडक्टर, एक वायर जो पैरेलल है मैग्नेटिक नीडल के, ये आपका कंडक्टर वायर है, ये आपका मैग्नेटिक नीडल है जो पैरेलल रखा इसके नीचे। अब जब सर्किट इन्होंने कंप्लीट किया तो ये देखा कि जो करंट जब इसमें पास होने लगा सर्किट कंप्लीट होने पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने अपनी डायरेक्शन यहां से यहां कर दी, यानी कि इस तरीके से हो गई। ये डायरेक्शन हो गया इसका, पहले ऐसी थी, अब ये इस डायरेक्शन में हो गई। इसका मतलब डिफ्लेक्शन हुआ, परपेंडिकुलर हो गई है। ये ऑब्जर्वेशन जो था, या ये एक्सपेरिमेंट जो था, वहां पर उन्होंने जब नोट किया कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास हो रहा है कंडक्टिंग वायर से, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक जो नीडल लगाई है वो क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था, इसको प्रेजेंट किया गया फ्रेंच एकेडमी, एक साइंटिस्ट साहब थे अरागो, 11 सितंबर 1820 में। बायोट सैवर्ट्स लॉ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा कि गॉस लॉस जो था, गॉस लॉ से हम बहुत आसानी से, बहुत इजीली, सिमेट्री अगर हो तो हम आराम से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बायोट सैवर्ट लॉ एक ऐसा है, लॉ है जो बिल्कुल उसी तरीके से है, बस यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे? जब बायोट और सैवर्ट साहब जब पेरिस में, उनको समझ में आया, उनको जानकारी मिली कि ऑयस्टेड साहब ने कुछ डिस्कवरी की है, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज थी, उन्होंने एक लॉ दिया मैग्नेटिक फील्ड का, जो बनती है इलेक्ट्रिक करंट अगर बहे, तो इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, क्या बन रही है, क्या फॉर्मूला उसका होगा, वो बायोट सैवर्ट्स लॉ इसको कहा जाता है। जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, एक इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट आई है
और हम इसको डीएल क्रॉस डीएल वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट है, यानी कि अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है इस जगह पे, अगर आई जा रहा है और ये डीएल इसका छोटा पार्ट है किसी इस कंडक्टर का, तो हम इसको करंट एलिमेंट कह रहे हैं। ठीक, अब कोई एक जगह आपको करंट एलिमेंट पे इस जगह इस पॉइंट पे मान लीजिए ये आर वेक्टर है, ठीक, करंट इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू किसी एक पॉइंट पे आपको निकालना है। एक पॉइंट ऐसा है जो इस जगह से आर की दूरी पे है, आर यहां पर मान लीजिए। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपको बहुत जगह अभी लगने वाला है, यूज होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो μ0/4 पाई आइडियल, ये आपका करंट एलिमेंट हुआ, ये आपका आर वेक्टर हुआ, ये यूनिट वेक्टर है, आर यूनिट वेक्टर है, बाय आर स्क्वायर। इसमें जैसे मैंने बताया आइडियल आपका करंट एलिमेंट है, यानी कि जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का और जो लेंथ है उस लाइन एलिमेंट की, बहुत छोटा सा जो आपका एलिमेंट है कंडक्टर का, जो बहुत छोटी लेंथ है। μ0 को उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है आपके वैक्यूम की 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर है। जहां तक आर की बात हुई, आर यूनिट वेक्टर जो है उसको कहा उन्होंने, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर लेते हैं साथ में डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। ये यूनिट वेक्टर है उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये जो आर डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो ये जो इक्वेशन है इसको कैसे लिख सकते हैं, μ0/4 पाई आइडियल। अब इस आर को उठा के, इस वैल्यू को उठा के यहां रख दीजिए, तो इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं, μ0/4 पाई आइडियल r/r³। तो इससे अगर हम ये आई डीएल क्रॉस आर ले आए, यहां पर हमने आर वेक्टर इसको यूज किया, अब जब क्रॉस वेक्टर ले आए डीएल क्रॉस आर, तो आप इसको लिख सकते हैं डीएल इसका मैग्नीट्यूड, आर इसका मैग्नीट्यूड, और साथ में आपका साइन थीटा, है ना। तो अब इसको नीचे आप देखिए r³ था, यहां पर r³, जैसे हमने इसको रखा r³ आया, तो ये r³ से r कटा, यानी कि r² बचा, तो ये r² बचा नीचे, आइडियल साइन थीटा कह सकते हैं। यानी कि इसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा, थीटा जो एंगल है वो आपका डीएल और आर के बीच में है, क्योंकि डीएल क्रॉस आ रहा है। ये जो आपकी इक्वेशन मैंने बताई 1, 2 और ये तीसरी, ये बेसिकली बायट-सॉवर्ट लॉ है, इसको समझना है आपको। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दें, उन्होंने अब एक इक्वेशन तो दे दी, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन भी तो जरूरी है। उसको कुछ इस तरीके से बताया उन्होंने, मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो ये आई करंट इसमें बह रहा है, इसका कोई भी शेप हो सकता है। अगर हम जानना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है इस करंट द्वारा इस कंडक्टर में किसी पॉइंट P पर, तब क्या होगा, ये चीज आनी चाहिए जो उन्होंने बताया। तो हम क्या समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से कंडक्टर है, तो एक छोटा पार्ट हम डीएल ले लें, बहुत छोटा सा पार्ट लेंगे। अब DL1 है, ऐसी छोटा पार्ट एक और ले लीजिए DL2, ऐसी DL1, DL2, DL3, इन सबको मिला के क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा लेंथ बन जाएगी। बहुत छोटे छोटे इसकी लेंथ है। तो हर एक एलिमेंट इतना छोटा है, तो इसको हम लोकली कंसीडर कर सकते हैं स्ट्रेट और पैरेलल। किस डायरेक्शन में, देखिए इसको इतना छोटा इसलिए लिया है कि इसको सीधा समझे, और पैरेलल समझे किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन के करंट के डायरेक्शन से ये पैरेलल है। तो एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पर जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है वो ये है डीएल। अब आर जो है यहां से यहां तक की दूरी है, आर वेक्टर, आर जो है पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट P का, किस के रिस्पेक्ट में, जो आई यहां से बह रहा है और डीएल साथ में है, तो करंट एलिमेंट हो गया है। तो जो इंटेंसिटी है इस मैग्नेटिक फील्ड डीबी की इस पॉइंट पे, वो क्या होगी, इसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हम एक इक्वेशन इन्होंने कहा कि हमारी एक इक्वेशन है, हम इसको यूज करेंगे। अब डायरेक्शन जो डीबी का है वो क्या होगा, वो होगा, देखिए क्रॉस का मतलब होता है कि जो स्क्रीन आप देख रहे हैं या जो पेज देख रहे हैं इसके अंदर जा रही है, स्क्रीन के अंदर डायरेक्शन है। अगर एक डॉट लगा दिया जाए और इस तरीके से किया जाए तो डायरेक्शन होगी स्क्रीन से बाहर निकलती हुई। तो डीबी क्योंकि ये आर और इस डीएल दोनों के परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, क्योंकि आर और डीएल तो दोनों इस पेज पे है, तो डायरेक्शन जो डीबी का होगा वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो राइट हैंड स्क्रू रूल से हम निकालते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल हम सीख चुके हैं। तो डीएल और आर हम इस पेज पे, इस स्क्रीन पे ले रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ डीबी क्या होगी, वो इस स्क्रीन को भेदती हुई अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ, इसलिए हमने इसको क्रॉस का, इसका बस पिछला इलाका दिख रहा है आपको, राइट। अब जैसे मैंने बताया डॉट अगर है तो ये स्क्रीन से बाहर निकल रही है, लेकिन अभी हम क्रॉस की बात कर रहे हैं। अगर हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट P पे,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो छोटे 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 जो हमने अलग अलग एलिमेंट लिए, आइडियल आइडियल आइडियल, उन सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो करंट एलिमेंट है वो कंटिन्यूस है, तो वेक्टर एडिशन उसको हम लाइन इंटीग्रल की तरह लिख सकते हैं। तो ये जो बी है कैसे निकल के आ जाएगा, डीबी आपके पास है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब ये डीबी क्यों बताया इन्होंने कहा डीबी ये होता है, तो इसको ले लीजिए। यहाँ पे आपने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्रॉस आर बाय आर स्क्वायर, ठीक। यानी कि इन्होंने कहा म्यू 0 बाय आई पाई आई, ये हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्रॉस आर बाय आर स्क्वायर। तो जो लाइन इंटीग्रल है इसको टेक, एक पूरे कंडक्टिंग वायर यहां से अगर इसकी शुरुआत हुई यहां खत्म हो रहा है, तो शुरुआत से एंड तक आपने ले ली। तो बायोट-सैवर्ट लॉ एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, जैसे कि आपने कूलम लॉ देखा था और न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। तो जो इस्तेमाल है इस बायोट-सैवर्ट लॉ का, ये बड़ा इजी हो जाता है अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर हो हमारे पास, उसका शेप बहुत सिंपल हो। एक स्ट्रेट यानी कि सीधा करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर इसको सीधा मतलब परपेंडिकुलर रखा जाए एक प्लेन से, जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, सीधा है, इस प्लेन के इसको परपेंडिकुलर रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड एक जो बनेगी वो इक्विडिस्टेंस होगी, इस प्लेन से कंडक्टर। तो यहां पर आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे, अगर हम एक सर्कल बना लें तो हर एक पॉइंट पे सेम होगी, सर्कमफेरेंस पे सेम होगी। और किस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, यानी कि टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। अगर इस तरीके से बनाया हमने, एक सर्कल ऐसा बना दीजिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, राइट। अगर डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप आराम से राइट हैंड थंब रूल निकाल सकते हैं, इसे लगा सकते हैं। आप क्या करिए, होल्ड करिए अपने वायर को इस तरीके से कि जो आपका थंब है यानी कि जो उंगलियां है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में हो, यानी कि ये थंब नहीं, ये वाला, ये इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन में हो। जो फिंगर है जो घूम रही है, ये आपको बताएंगी कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए मैंने बताया कि टेंजेंट है। अगर छोटा केस है, छोटा ज्योमेट्रिकल शेप है, तो कितना आसानी से निकाला जा सकता है आपके बायोट-सैवर्ट लॉ या फिर आपके राइट हैंड थंब रूल से। अब मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है एक पॉइंट पे जो एक्सिस पे है और सर्कुलर रिंग है जिसमें करंट बह रहा है। तो आपकी ये सर्कुलर रिंग आप देख पा रहे हैं, हमको इस P पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इस सर्कुलर रिंग में करंट बह रहा है। तो क्या क्या चीज आने वाली, मान लीजिए इसमें I करंट बह रहा है, इसका रेडियस आपने ले लिया A, रेडियस इसका A है। हमने कहा कि ये जो x एक्सिस है इसको हम लेंगे जो रिंग की एक्सिस है, मतलब यहां जो रिंग की एक्सिस है वो ये x एक्सिस है आपकी। मान लीजिए ये पॉइंट P है, जो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक x है, यहां पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाली। जो पोजीशन वेक्टर है इस P का किसके रिस्पेक्ट में, मान लीजिए एक dl एलिमेंट ले लेते हैं हम, छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, यहां पर dl ले लीजिए, ये छोटा सा एलिमेंट हमने dl लिया, ये यहां भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, यहां भी ले सकते हैं आप। तो dl आपने छोटा एलिमेंट ले लिया, इसका जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि अल्टीमेटली हमको करना क्या है, इसके रिंग में करंट बह रहा है तो यहां से दूरी लेनी पड़ेगी ना, तो ये r जो वेक्टर है वो यहां से लेकर यहां तक है, ठीक। आइडियल यहां पर हो गया, और उसके कारण हमको छोटे से यह आइडियल के करंट एलिमेंट के कारण निकालनी है कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, फिर हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे रिंग के लिए निकाल देंगे, राइट। अब जो आइडियल है, जो मैग्नेटिक फील्ड है dB, इस P पॉइंट पे इस आइडियल मतलब करंट एलिमेंट के कारण वो किस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर होगी, वो dl के भी और r के भी। ये तो बनता है dl और r के परपेंडिकुलर, हमने अभी भी देखा कि dl और r के परपेंडिकुलर होता है। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस dB के बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं, एक ये जो dB है ना, ये वाला मैं बता रहा हूं कि ये इससे r से भी परपेंडिकुलर है और dl से भी परपेंडिकुलर है, तो ये डायरेक्शन हमने ली या ये डायरेक्शन ली। अब दो कंपोनेंट बन रहे हैं इसके, एक तो आपका dB cos थीटा, अगर ये फाई माने तो dB cos फाई बन रहा है, और एक dB sin फाई। ये dB sin फाई इधर है तो dB इस कारण से हो सकता है इस जगह हो, इस कारण से हो सकता है इस जगह हो। अब इस पॉइंट पे ले तो इस जगह हो, इस पॉइंट से ले तो इस जगह हो, यानी कि अल्टीमेटली अगर मैं पॉइंट पे यूं बनाऊं तो dB sin फाई, dB sin फाई, dB sin फाई, dB sin फाई, ऐसे ऐसे बनेगा। तो अल्टीमेटली जो अपोजिट वाले हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो dB sin जो sin फाई है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। dB cos फाई हर के लिए यहाँ x एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, तो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है dB sin फाई के, dB cos फाई आपका x डायरेक्शन में।
तो बड़ी क्लियर है कि जो अगर हम वेक्टर सम लें मैग्नेटिक फील्ड का जो डीबी साइन फाई का, तो वो आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और अपोजिट है, तो वो आपस में कैंसिल कर देंगे, तो डीबी साइन फाई का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। सब कुछ जो आएगा वो डीबी कॉस फाई के कारण आएगा, जो इसका कॉम्पोनेंट है एक्स डायरेक्शन में। तो जितने भी हम एक्चुअल कॉम्पोनेंट डीबी कॉस फाई के लेंगे एक्स डायरेक्शन में, उसको हम ऐड करेंगे। तो अब आते हैं हम बायोट-सैवर्ट लॉ पे। बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कहते हैं? डीबी होता है म्यू 0/4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाय आर क्यूब है। तो इसमें क्या करेंगे कि हमने कहा डीएल और आर, और हम क्या करेंगे, डीएल क्रॉस आर क्या होता है, डीएल क्रॉस आर होता है डीएल आर साइन थीटा, राइट। ये आपका साइन थीटा आ गया, आर और आर क्यूब है, आर को काट दीजिए, म्यू 0 आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इसको आप ले लीजिए। इस वैल्यू को ये जो बना है, थीटा आपका किसके बीच में एंगल है, डीएल और आर के बीच में ना एंगल, इस डीएल और आर के बीच में आपका एंगल जो बन रहा है आपका थीटा एंगल बन रहा है। थीटा हमेशा डीएल और आर के बीच में, क्योंकि डीएल क्रॉस आर की तो बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये डीएल और आर तो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, डीएल और आर, इसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेंजेंशियली लग रही है, आर जो है वो भी यहां से यहां तक ज्वाइन करिए, तो ये अगर मान लीजिए इस जगह पे है तो इसके ये 90 डिग्री बना रहा होगा, तो दोनों जो है वो डीएल क्रॉस आर साइन थीटा आपका पाई/2 हो गया, 1 आ गया इसका मतलब, तो इस साइन थीटा को आप छोड़ सकते हैं, 1 हो गया। तो डीबी अल्टीमेटली क्या बना, म्यू 0/4 पाई आई डीएल बचा, साइन थीटा हटा दिया, आई डीएल बाय आर स्क्वायर बन गया। अब देखिए जो पॉइंट पी है, जो डिस्टेंस एक्स पे है सेंटर इस सर्कुलर रिंग से, तो डीबी क्या है, हमने कहा कि डीबी एक्स जो होगा ये जो है वो केवल इस डीबी कॉस फाई कंपोनेंट होगा। तो डीबी एक्स कंपोनेंट क्या है, डीबी कॉस फाई, ये सारे डीबी कॉस फाई बनेंगे। तो डीबी एक्स कंपोनेंट अगर हम लेना चाहें तो डीबी, ये वाला डीबी हम कहां से ले लेंगे, ये इसको उठा के रख लेंगे, बल्कि इसको उठा के रखेंगे क्योंकि साइन थीटा को हमने 1 कर दिया, तो इसको उठा के डीबी, इसको उठा के हम इसमें रख देंगे, तो क्या आएगा, ये कॉस फाई के साथ ये चीज आ जाएगी। अब कॉस फाई निकाल लीजिए, ये फाई है, कॉस फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है आपका ए, हाइपोटेन्यूज है आपका आर, तो ए बाय आर हो गया कॉस फाई, तो कॉस फाई की जगह ए बाय आर रख दीजिए, ये ए बाय आर आ गया, कॉस फाई ए बाय आर दिख रहा है इस डायग्राम से। अब लाइन इंटीग्रेशन हमको लेना है पूरे सर्कमफेरेंस पे, क्योंकि हमारी रिंग क्या है, एक सर्कुलर है, तो अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बी एक्स, तो हम लाइन इंटीग्रल लेंगे पूरे सर्कमफेरेंस के लिए डी बी एक्स, तो अल्टीमेटली इसका इंटीग्रल लेना है हमें और कुछ नहीं। तो हमारे पास ये डीएल है, इसका इंटीग्रेशन बचेगा, बाकी सब जो चीजें कांस्टेंट दिख रही है बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, अब देखिए ये आपकी रिंग है, इसका रेडियस ए है, तो क्या बनेगा 2 पाई इंटू आर, यानी कि ए रेडियस है, तो इसका जो इंटीग्रल बनेगा डीएल का, डीएल जो छोटे छोटे लिए हैं वो 2 पाई ए हो गया, इस पूरे की जगह 2 पाई ए रख दीजिए, ये आपका रिलेशनशिप आ गया, या ये कहिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई एक पॉइंट पी पर, किसके कारण, एक सर्कुलर रिंग के कारण। अब इसमें थोड़ी चीज और बढ़ाते हैं, ये आर जो है इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर होता है ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये आपका ए बोला, ये आर है, ये एक्स है, तो आपका आर स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, तो आर क्यूब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यानी बी एक्स में हम ये जो हमने अभी यहाँ पर आर क्यूब देखा, आर क्यूब को अगर हम इस तरीके लिख सकते हैं तो आर क्यूब वहां पर रिप्लेस कर देंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, ध्यान रखिएगा। यदि इस रिंग में आपके n यानी कि n नंबर क्लोजली बाउंड टर्न्स है, एक से ज्यादा टर्न्स है, तो इसको केवल n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अल्टीमेटली उसके लिए भी यही जुड़ेगा, तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो मैग्नीट्यूड है फील्ड की, जो सेंटर पे होगी रिंग की, वो क्या होगी, अगर हम यहां पर P पॉइंट पे निकाल सकते हैं तो हम सेंटर पे भी तो निकाल सकते हैं, सीधा x को 0 कर दीजिए तो सेंटर पे मिल जाएगा, यानी कि एक रिंग है, हमने क्या कहा, हमने कहा इस P पॉइंट पे निकाल लिया हमने, हम इधर भी तो निकाल सकते हैं इसके सेंटर पे क्या होगी, तो ये जो x है इसको 0 कर दीजिए, इस x को 0 कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, आपकी सेंटर पे आ जाएगी म्यू 0 ni/2a। और कोई अगर पॉइंट है बहुत दूर सेंटर से, मतलब जो रिंग के सेंटर से बहुत दूर है, मान लीजिए x बहुत बड़ा है a से, तो आप क्या कर सकते हैं, इस a स्क्वायर को, उसका रेडियस तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, इस x आप बहुत दूरी पे मान रहे हैं, तो इसको इस a स्क्वायर को निगलेक्ट कर दीजिए, तो केवल x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कैंसिल, x क्यूब, यानी कि आपका म्यू 0 ni a²/2x³, ये वहां होगा जहां पर एक दूरी पे, बहुत दूरी पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो हमने P पॉइंट में निकाल लिया, सेंटर पे निकाल लिया, बहुत दूरी पे निकाल लिया, ये इसके एक्सप्रेशन है।
सर्कुलर रिंग के में अगर करंट बह रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस दिया हुआ है, लीनियर स्पीड दी हुई है, हाइड्रोजन एटम जो प्रोटॉन के राउंड घूम रहा है। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो सेंटर पे बनेगी। तो सेंटर पे के लिए क्या यूज करेंगे आप देखिए, सेंटर पे क्या था, ये था ना, इसमें ए रेडियस है, तो डायरेक्ट यही लगाने वाले हैं हम लोग। वी हमको मिला हुआ है, आर हमको मिला हुआ है, ई हमको मिला हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी होती है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंसी इज सिंपली द वेलोसिटी बाय जो पूरा चक्री घूमेगा वो डिस्टेंस, तो 2πr डिस्टेंस है, तो फ्रीक्वेंसी आपका ये आ गया। बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में जो 1 सेकंड में नंबर ऑफ रोटेशन पूरे करने वाला है वो आपको देखना है, वो इस तरीके से आता है, ठीक, वेलोसिटी और उसका डिस्टेंस यानी कि 2πr। तो फ्रीक्वेंसी उसकी हो गई। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो टाइम पीरियड हम ऐसे निकालते हैं 2πr/v, फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा होता है इसलिए हमने ये निकाला है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आई, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, साथ में आप इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना करंट बह रहा है, तो v/2πr इंटू ई कर दीजिए, सारी वैल्यू पता है आपकी, ये आपका करंट आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आई आपको मिल चुका है, बाकी चीज आपके पास है ही, उन सबको रखिए, आर आपके पास था, इसको रखिए, आपके पास ये बी आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज क्यू है, इसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया गया एक डिस्क पे जिसका रेडियस है कैपिटल आर, यहां से यहां तक इसका रेडियस है कैपिटल आर, ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का है। इस डिस्क को रोटेट किया गया, इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे, इसकी फ्रीक्वेंसी बताई गई एफ। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो सेंटर पे बनेगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक इस तरीके से रिंग है, तो एक छोटा सा एक रिंग लेंगे और फिर यहां से यहां तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये लेंगे छोटा सा पार्ट, फिर यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो मान लीजिए एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है और वो डिवाइड हुई कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में जो अलग अलग रेडियस की है। आपको एक, जैसे मैंने बताया कि एक यहां से लेकर यहां तक, इधर तक केवल अंदर वाले तक आर है और यहां से यहां तक इसकी दूरी है डी आर, ठीक, ये आर है और ये डी आर है। तो जो टोटल चार्ज होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, Q/πr², पूरा एरिया हो गया, इस पूरे में क्या है, कितना चार्ज है, Q/πr² इस पूरे में। तो इस छोटे से r भाग में कितना होगा, आप इसको देखिए यूनिट मेथड से करिए। अगर Q पे चार्ज जो πr² है उस पे चार्ज Q है, तो 2πr पे क्या होगा, तो चार्ज जो रिंग पे होगा वो क्या होगा, देखिए पहले तो ये समझिए कि ये पार्ट ये है आपका 2πr और ये कितनी लेंथ है dr, तो इसका एरिया कितना होगा 2πr इंटू dr, तो वो तो आपका 2πr इंटू dr आ गया। अगर चार्ज पर यूनिट एरिया को मैं इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं इस रिंग के, तो इस पे चार्ज आ जाएगा 2πr dr इंटू Q/πr²। यहां तक ठीक है। अब यदि फ्रीक्वेंसी जो रिंग है उसकी रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी f है, तो करंट है आपका I = Q/πr² इंटू 2πr इंटू dr और साथ में आप कर दीजिए f, ये आपका करंट हो गया। और जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जो प्रोड्यूस हो रही है सेंटर पे, वो dB होगी μ0 I/2r। अब क्या करेंगे, इस I को उठा के यहां पर रख दीजिए, ये पूरा बन गया आपका। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास क्या है, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो सेंटर पे बनना है, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप। इंटीग्रेट क्या करना है, ये सब तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dr का ही होगा, dr का इंटीग्रेशन 0 से लेकर r तक होता है, मतलब यहां से यहां तक पूरा आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dr बनेगा r और 0 से r की लिमिट लगाएंगे तो केवल ये r ही बचेगा, r कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। एक P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो इस फिगर में आपको दिख रहा है। अब एट पॉइंट O, इस पॉइंट O पे जो वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, देखिए थोड़ी सी स्पेसिंग है इसके बीच में, कॉर्नर्स है जो दो टू वायर के बहुत करीब है, यहां से यहां तक बहुत करीब है। तो कुछ चीजें इसमें समझनी होगी, क्या क्या चीजें हट जाएंगी, क्या क्या चीज आएंगी, बस ये समझना है इसमें क्योंकि बहुत आसान है। यहां जो पॉइंट O है ये क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है, हॉरिजॉन्टल लाइन का करंट बह रहा है, एक यहां बह रहा है, एक यहां बह रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगी इनके कारण, पहली चीज तो ये समझिए, क्योंकि यह जो पॉइंट O है ये एक, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, यहां एक लाइन है हॉरिजॉन्टल करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डेवलप नहीं होगी। ये वहां भी लाई कर रहा है जो डायरेक्शन है रेडियल करंट्स का, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके कारण जीरो ही होगी, ठीक। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो ना तो इसमें होगी, ये रेडियल है,
यहां पर भी नहीं हो रही है, इस सीधे के कारण भी नहीं हो रही है, केवल इस पोर्शन के कारण हो रही है, केवल आर के कारण। अब हमको निकालना है केवल इसका और इसका, ठीक। तो हमको अगर फॉर्मूला निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, जो सेंटर पे है एक रिंग जिसके एन टर्न्स है, रेडियस आर है, उस वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक पूरा का पूरा रिंग लेना है, लेकिन हमारे पास इतना ही पोर्शन है, तो हम पहले देखते हैं क्या है। हमारे पास एक पूरी रिंग का सेंटर पे क्या होगा वो हमें पता है, वो क्या है, म्यू 0 ni/2r, एन इसकी में एन आपके टर्न है। लेकिन आप देखिए, अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है, ये थीटा है, और मैं इसको कहूं कि ये आर है, तो L = r थीटा होता है। तो मुझे अगर ये लेंथ निकालनी है तो r इंटू थीटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो r इंटू थीटा इस यहां से इतनी दूरी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। एक कंप्लीट टर्न के लिए जो लेंथ है वो 2πr है। पूरे के लिए हमें ये फॉर्मूला तो पूरे के लिए पता है ना, पूरे के लिए तो ये 2πr हो गया। 2πr मतलब एक टर्न, लेकिन हमारा टर्न कितना है, इतना ही तो है, r थीटा। r थीटा के लिए क्या होगा, r थीटा/2πr, है ना। मतलब केवल यूनिट मेथड से निकाला है। इस पूरे के लिए इतना है, तो इस छोटे से पार्ट के लिए कितना होगा, यानी कि r थीटा के लिए कितना होगा, वो ये आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, यहां पर जो वैल्यू है वो यहां पर हम रख देंगे, राइट। जो एन टर्न आया आपके, एन तो बहुत छोटा सा है ना, वो यहां पर हम थीटा/2π रखेंगे, इस जगह पर रख देंगे। तो इसका मतलब जो बी आएगी वो आपका μ0 I θ/4πr आएगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस स्क्रीन से अंदर की तरफ जा रही है। एक सर्कुलर लूप है, इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया गया। एक वायर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, एक बैटरी को कनेक्ट किया गया इनके बीच में। देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में एक बैटरी लगा दी गई सर्कमफेरेंस का, यानी कि एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये पूरा हो गया। आपको बताना है मैग्नेटिक इंडक्शन जो सेंटर पे होगा इस लूप के, वो 0 होगा। कैसे, एक बैटरी को ज्वाइन किया ए और बी के बीच में, क्योंकि क्रॉस सेक्शन इस वायर का यूनिफॉर्म है, तो रेजिस्टेंस उस पार्ट का प्रोपोर्शनल होगा उसके लेंथ के। हम जानते हैं आर, ये जो आर होता है वो रो एल अपॉन ए होता है, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के हिसाब से। तो ये छोटा लेंथ है ए सी बी, उसके प्रोपोर्शनल निकालेंगे, ए डी बी उसके प्रोपोर्शनल निकालेंगे। तो जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, मान लीजिए वो आर डैश है। इसकी लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक हम कह रहे हैं L1 है, ए सी बी की, छोटे वाले की। और जो बड़ा लेंथ है, बाकी जो सर्कमफेरेंस है, उसकी लेंथ हमने L2 मान ली। तो रेजिस्टेंस ACB के कितना आएगा, इसको R डैश से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो रेजिस्टेंस वायर ADB का आएगा उसको R डैश से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दोनों के रेजिस्टेंसेस आ गए। करंट इसमें I1 बह रहा है, करंट इसमें I2 बह रहा है, राइट। अब क्योंकि ये पोटेंशियल मतलब बैटरी लगाई गई है, तो इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल यहाँ होगा, मतलब ADB में जो पोटेंशियल होगा वो ACB में पोटेंशियल होगा, यानी कि I1 R1 विल बी इक्वल टू I2 R2। इस R1 की जगह R डैश L1 रख दीजिए, इस R2 की जगह R डैश L2 रख दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो I1 L1 बराबर होगा I2 L2 के। तो हर एक जो स्मॉल करंट एलिमेंट है इस वायर का, वो परपेंडिकुलर है पोजीशन वेक्टर जो O का है इससे, ठीक, इससे परपेंडिकुलर है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ ये बताएगा हमको कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट O पे, इस ACB के कारण क्या होगी, ACB देखिए μ0/π, यहां पर आपको लिखना I1 L1, छोटे पार्ट की बात कर रहा हूं, sin 90/r², sin 90 इसको 1 ले लीजिए। इसी तरीके से ADB के कारण क्या होगा, ये भी μ0/π I2 L2 sin 90, ये भी sin 90 होगा, यानी कि 1 हो जाएगा r²। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपका B1 B2 आ गए। अब आप जानते हैं I1 L1 और I2 L2 तो बराबर है, यानी कि ये दोनों तो बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल आ गए, B1 B2 बराबर आ गए। तो इस राइट हैंड रूल लगाएं तो डायरेक्शन जो B1 का है, एक B1 का अंदर की तरफ होगा, एक B2 मतलब B1 का अंदर की तरफ होगा, B2 बाहर की तरफ होगा। इसके कारण अंदर, इसके कारण बाहर, यानी कि दोनों एक दूसरे को निगेट करेंगे। तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो 0 होगी। तो ये पहला पार्ट हमने देखा इस मैग्नेटिज्म से रिलेटेड टॉपिक का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।